बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। तो चैप्टर नंबर 2 का आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस, उससे पहले हमने स्टडी ऑफ मलेरिया पढ़ा है कि मलेरिया जो है वो किस तरीके से ख़तरनाक डिजीज़ थी। उसको जो है फैलाने के अंदर, स्प्रेड करने के अंदर जो है मॉस्किटोज इन्वॉल्व थे। थ्योरी लॉ हमने पढ़ा कि अगर एक हाइपोथेसिस पर बार बार टेस्ट किए जाएं और वो कभी मुस्तरद ना हो तो वो थ्योरी बन जाती है। इसी तरह एक थ्योरी अगर अप्रोच, इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव सच डाउटफुल अप्रोच, अगर एक थ्योरी डाउटफुल अप्रोच के बावजूद भी स्टैंड टेस्ट ऑफ टाइम, ओपन टेस्ट नेवर रिजेक्टेड, तो कभी भी अगर रद्द ना हो, क्योंकि बायोलॉजिस्ट एक थ्योरी को झुठलाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उनसे कभी भी गलत साबित ना हो थ्योरी, तो वो लॉ बन जाती है। अब डेटा एनालिसिस, डेटा ऑर्गेनाइजेशन सबसे अहम स्टेप है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि आपके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो ठीक हैं या नहीं है। उसकी वैल्यूज़ का पता चलता है, उसकी क्वांटिटी का पता चलता है, उसकी क्वालिटी का पता चलता है कि एक्सपेरिमेंट्स के अंदर आपने क्या कुछ परफॉर्म किया, उससे क्या क्या रिजल्ट्स आपने हासिल किए। तो अब इंफॉर्मेशन कैसी होती है, जैसे कि नेम्स, डेट्स, वैल्यूज़, ये सारी हमें किससे हासिल होती है? ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से। जो हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं और एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, उससे हमें इन सारी चीज़ों का पता चलता है। फिर हम इसको तरतीब देते हुए कैसे करते हैं? इट इंश्योर्स, ये इंश्योर करती है आपकी क्वालिटी के, आपका जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो कितने जो हैं वो काबिल एतमाद है, कितना उस पर जो है भरोसा किया जा सकता है। तो इसके लिए इसको जो है वो तरतीब दिया जाता है, जैसे डेटा ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट, डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, तरतीब दिया जाता है। डेटा को कैसे तरतीब दिया जाता है? फॉर्मेट्स, जैसे कि लाइक ग्राफिक्स की सूरत में, टेबल्स की सूरत में, फ्लो चार्ट्स की सूरत में, मैप्स एंड डायग्राम्स। इस सूरत के अंदर डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, डेटा को मुनज़्ज़म किया जाता है, तरतीब दिया जाता है, जिससे जो है वो इंश्योर करता है कि आपके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसकी क्या क्वालिटी है। तो इन तमाम सूरत हाल, इन तमाम जो है वो मराहिल के बाद डेटा का जो है वो एनालिसिस किया जाता है। तो डेटा का जो एनालिसिस नेसेसरी टू प्रूव और डिसप्रूव हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को प्रूव भी करता है और डिसप्रूव भी करता है डेटा का एनालिसिस। इसके लिए जो है वो हम मैथमेटिकल टर्म्स यूज़ करते हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शंस। रेशो एंड प्रोपोर्शन से हमें पता चलता है कि जो एक्सपेरिमेंट्स हमने परफॉर्म किए हैं उनकी जो है वो कितनी क्वालिटी अच्छी है, हमें एक ही चीज़ का उसके बारे में पता चलता है। तो रेशो एंड प्रोपोर्शन, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रेशो क्या है। तो रेशो देख लें कि रेशो क्या है? व्हेन और रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स, जब दो नंबर्स के दरमियान रिलेशनशिप को शो किया जाए तो उसको रेशो कहते हैं। तो ए रेशो बी को हम कैसे लिखेंगे? इस फॉर्मेट्स के अंदर लिखेंगे, इस तरतीब से लिखेंगे, ए रेशो बी। अब एग्जाम्पल, रिलेशन बिटवीन 50 मलेरिया पेशेंट, अगर आपने एक रिलेशन शो करना है दो नंबर्स के दरमियान, एक नंबर क्या आपके पास 50 है, अच्छा मलेरिया पेशेंट्स, और दूसरा नंबर आपके पास क्या है 150 नॉर्मल पर्सनस। आपने रिलेशन शो करना है 50 मलेरिया पेशेंट्स, 50 जो है मलेरिया में मुब्तला लोगों का, और 150 किसके अंदर? नॉर्मल पर्सन का। तो ये जो रिलेशनशिप आप दो नंबर्स के अंदर करेंगे जिसको हम रेशो कहते हैं, तो 50, ठीक है, इसके दरमियान क्या है कि 150 कर देंगे। इन दोनों को जो है वो किस पर डिवाइड कर देंगे? 50 पर, क्योंकि दोनों जो है 50 पर डिवाइड होते हैं। तो 50 1 द 50 एंड रेशो इज इक्वल टू 150 का क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 1:3। ये आपके पास 1:3 जो है वो दो मिकदारें थी, ए रेशो बी। ए जो है मैंने आपको बताया वो क्या है? मलेरियल पेशेंट्स, ठीक है, और बी क्या हो गया आपके पास? नॉर्मल पर्सन्स। ये उनके दरमियान मैंने रेशो बताइए आपको, ठीक है। उसके बाद अगर वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हों, जैसे 3 या 4, तो उसके लिए हम क्या प्रोपोर्शंस यूज़ करते हैं। प्रोपोर्शन क्या होता है? ज्वाइन टू इक्वल रिलेशंस, कि दो इक्वल रिलेशंस को ज्वाइन कर दें, ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो प्रोपोर्शन कहलाता है। अब आप देखें कि दो रेशोज को जो है मिलाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इस तरीके से, या इक्वालिटी का जो साइन है वो
लगा देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये प्रोपोर्शंस है। इसके अंदर क्या है कि अगर आपको ए की भी वैल्यू मालूम हो, बी की वैल्यू भी मालूम हो, ठीक है, सी की वैल्यू मालूम हो, तो हम चौथी वैल्यू अगर आपके पास अननोन हो, जिसको हम एक्स कह देते हैं, तो हम चौथी वैल्यू को जो फोर्थ है उसको डिटरमाइन कर लेते हैं। अगर आपके पास ए की वैल्यू भी आपको डिटरमाइन हो, बी की भी हो, सी की भी हो, डी की अननोन हो, तो आप उसको जो है डिटरमाइन कर सकते हैं इन 2 3 की वजह से, ठीक है। तो साइन ऑफ इक्वालिटी के जरिए जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ज्वाइन टू इक्वल रेशियोज, दो इक्वल रेशियोज को आपस में मिलाने को प्रोपोर्शंस कहते हैं। इसको जो है इस तरीके से आपस में जो है वो शो किया जाता है। ये देख लेंगे एक रेशो हो गई और ये क्या होगी, दूसरी रेशो होगी। तो 2 रेशोज को हमने क्या कर दिया, इक्वालिटी के साइन के साथ ज्वाइन कर दिया है, ये प्रोपोर्शंस बन गई है। इसी तरीके से हम कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जो है ये प्रोसीजर यूज़ किए जाते हैं, रेशो को और प्रोपोर्शंस को। इसके अलावा जो है हम जो है मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स यूज़ करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनका हल और सोल्यूशन निकालने के लिए। अब मैथमेटिकल टेक्निक्स जो है वो क्या ज़रूरी है, क्योंकि मैथमेटिक्स इज़ एन इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का जो बहुत ज़्यादा अहम जो है वो इंटीग्रल पार्ट है, वो क्या मैथमेटिक्स है, इंपॉर्टेंट लाजमी है इसके अंदर। क्योंकि बायोलॉजी की जो प्रॉब्लम है उसके अंदर आपने जीन्स को डिटरमाइन करना है, जीन्स की तादाद के बारे में आपने पता चलाना है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स का आपको पता होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप किसको यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स को। जैसे कि प्लस का, ठीक है, ये टूल्स हैं किसके, बोला मैथमेटिक्स के। प्लस, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड, रेशो एंड प्रोपोर्शंस। तो ये जो है आप टेक्निक्स और टूल्स यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसका पता चलाने के लिए। तो ये इसलिए हम कहते हैं कि बायोमैथमेटिक्स जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो होपफुली आपको ये जो टॉपिक है डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस समझ आ गया होगा, क्योंकि इसके अंदर डाटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि डाटा को तरतीब कैसे देना है, आपको पता चलेगा। तरतीब अगर आप देंगे तो फिर जो है एक्सपेरिमेंट्स की क्वालिटी का पता चलेगा, वरना उसका पता नहीं चलेगा। तो मालूमात को तरतीब आप कैसे देते हैं, डेट्स, नेम्स, उनकी वैल्यूज़ वगैरह को जो है जो डिटरमाइन की जाती हैं किससे, एक्सपेरिमेंट से और ऑब्जर्वेशन से, वो तरतीब देते हैं। और डाटा को मुख्तलिफ सूरतों में तरतीब दिया जा सकता है, जैसे ग्राफिक्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स एंड डायग्राम्स। ये तरीकाकार है, मेथड्स हैं, ये वेज हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए फॉर्मेट्स के ज़रिए हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर देते हैं, इसको तरतीब कर देते हैं। फिर डाटा का एनालिसिस बताया मैंने, इसके लिए जो है वो हम जो भी हाइपोथेसिस हमारे पास आता है उसको पता चलाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो जो हमें मिलता है, ठीक है, हम उसको रेशो और प्रोपोर्शंस की वजह से पता चला सकते हैं कि इस जो एक्सपेरिमेंट्स है इससे हमें क्या पता चला है, क्या नतीजा हमने अखाज़ किया है, तो जो रिजल्ट्स हैं वो क्या बरामद हुए हैं। तो अब हम इसके अंदर इंशाल्लाह कल तीसरा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, फ़ी अमानिल्लाह।